नमस्कार मित्रों, कलाम चैरिटी टेस्ट जो आरएएस प्री के उद्देश्य से लिया गया था, उसमें जो राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रश्न आए हैं, ठीक है, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा आपसे आज करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न जो इससे लिया गया है इसमें राजस्थान के इतिहास से, वह है निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से रोमन सुरापात्र, रोमन एम्फोरा है और यूनानी सिरोही, ग्रीक जग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन हमको दिए थे आहड़, भीनमाल, बैराठ, ईसवाल। ठीक है, तो देखिएगा, आहड़ जो उदयपुर में आपके संस्कृति है, आहड़ संस्कृति है, वहाँ से हमें आपके क्या मिला है, कुछ यूनानी मुद्राएं मिली हैं जिन पर यूनानी देवता अपोलो की आकृति युक्त आपके चिन्ह अंकित है। ठीक है ना, जिसमें आप यूनानी देवता अपोलो को हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन भीनमाल जालौर का जो स्थल है, यहाँ पर आपके 1953 से लेकर के 1954 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया था। कहाँ पर? भीनमाल जालौर में आपके रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया और यहीं से हमें रोमन एम्फोरा और ग्रीक जग प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर आपके इसमें कौन सा हो जाता है? भीनमाल जालौर हो जाता है। आंसर कौन सा हुआ है? भीनमाल जालौर। तो अब इसमें देखिएगा कि भाई भीनमाल जालौर के बारे में अगर देखें कि भाई यहाँ से क्या क्या आपके चीज़ें यहाँ के लिए फेमस हैं और क्या प्रश्न आपके भीनमाल से बन सकते हैं, तो देखिए, हमने बताया कि भाई 1953-54 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया। ठीक है, इस भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। पहले आपके किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। और दूसरी बात आपके देखिए, महाकवि माघ का कार्यक्षेत्र भी आपके भीनमाल रहा है। ठीक है, माघ के द्वारा आपके शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना की गई थी। उन माघ का कार्यक्षेत्र भी आपके भीनमाल का क्षेत्र रहा है। और देखिए, यहीं पर आपके भीनमाल में देखिए कि गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म भी कहाँ हुआ है? भीनमाल में ही हुआ है। भीनमाल से ही संबंधित आपके कौन रहे? गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त रहे हैं। और चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा भी कहाँ की यात्रा की गई है? भीनमाल की यात्रा की गई है। तो देखिए, 4-5 प्रश्न हमको आपके यहाँ से और मिल जाते हैं कि एक तो आपके क्या मिला है, यहाँ से रोमन सुरापात्र और आपके यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त आपके कि भाई भीनमाल को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कि श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। शिशुपाल वध के रचयिता माघ का संबंध आपके किस क्षेत्र से है? तो वो भीनमाल क्षेत्र से है। गुप्तकालीन विद्वान आपके ब्रह्मगुप्त का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो आपके किससे हैं? भीनमाल या श्रीमाल से हैं। और चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा भी यहाँ की यात्रा की गई है। देखिए, अगर हम और ऑप्शंस की भी यहाँ पर चर्चा करें तो जैसे आहड़ है, आहड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। आहड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से। इसका भी उत्खनन आपके देखिए सबसे पहले 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा यहाँ पर खोज की गई इसकी। और फिर आपके 1956 और 1961-62 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल तथा डॉक्टर HD सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय से थे, उनके द्वारा बृहत स्तर पर उत्खनन यहाँ पर किया गया है। यहाँ से आपके आहड़ से एक मिट्टी के वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है। ये एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है, मिट्टी का वृषभ। इस वृषभ को आपके किसकी संज्ञा दी है विद्वानों ने? बनासियन बुल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? बनासियन बुल की। और यहीं से एक यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है, यूनानी मुद्रा, जिस पर आपके यूनानी देवता अपोलो की आकृति है। यूनानी देवता अपोलो को हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। कहाँ से? आहड़ से।
ठीक है। आहड़ आपके बनास नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित था, इसलिए आहड़ संस्कृति को हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बैराठ का क्षेत्र है जहां पर 1937 ईस्वी में आपके दयाराम साहनी के द्वारा और 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। ये बैराठ का क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक काल से मुगल काल तक आपके इतिहास में चर्चा का विषय बना रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मत्स्य महाजनपद रहा, ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर भी आपके यहीं थी, ठीक है, विराटनगर, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार का केंद्र भी बैराठ का क्षेत्र ही रहा है, ठीक है। ईसवाल जो है वो उदयपुर में एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है कि एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। यहाँ से लगातार 2000 वर्षों तक लोहा गलाने की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कहाँ से? ईसवाल उदयपुर से, ठीक है। इस तरह आपके ये 4 ऑप्शन हमको दिए थे, जिनमें से हमारा आंसर आपके रोमन सुरापात्र और यूनानी सुराही के क्षेत्र में आपके कौन सा सही बैठता है? भीनमाल का, जिसको हम श्रीमाल के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, चौहान राजा आपके यानी चौहान वंश के संदर्भ में ये प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भाई कि पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा हैं, ठीक है, उनके बारे में इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हैं। सही कूट का चयन हमको करना है। देखिए, सतलज प्रदेश में भंडानकों का दमन आपके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है आपके, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल, राधा कृष्ण और मनीराम जैसे विद्वान इनके दरबारी कवि थे, ये गलत है। इनके दरबारी कवियों में हम ज़्यादातर आपके चंद्रवरदाई हैं, ठीक है ना, विश्वरूप हैं, इनके नाम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये पुंडरीक विट्ठल और राधा कृष्ण का नाम हम आपके कहाँ पर पढ़ते हैं? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सवाई प्रताप सिंह कछवाहा शासक जो हुए हैं, उनके शासनकाल में हम आपके उनके दरबारी के रूप में किनका नाम पढ़ते हैं? पुंडरीक विट्ठल और राधा कृष्ण का। देखिएगा, यहाँ पर आपके पुंडरीक विट्ठल जो संगीत के ज्ञाता थे और राधा कृष्ण, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल के द्वारा आपके नर्तन निर्णय नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इनके द्वारा आपके कौन सी पुस्तक लिखी गई है? नर्तन निर्णय। और राधा कृष्ण के द्वारा राग रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इस कारण आपके ये कथन क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये सवाई प्रताप सिंह से संबंधित हैं। उसने शत्रुओं का विनाश कर दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान को आपके दल पंगुल की उपाधि से नवाजा गया है, तो इनका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। तो ये भी कथन आपके हमारा सही है। तो 1 और 3 दोनों आपके कूट हमारे यहाँ पर आपके सही दिखाई हमें देते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने आपके भंडानक नामक जाति का दमन किया है। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा आपके तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध आपके तराइन के मैदान में लड़े गए हैं मोहम्मद गौरी के विरुद्ध, जिसमें प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, ठीक है। तो इनके दरबारियों में आपके पुंडरीक विट्ठल और राधा कृष्ण और मनीराम के नाम नहीं आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिएगा, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? तो देखिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं कि भूमियाँ हैं, मुतसदी हैं और आपके चारण भाट हैं और सामंत हैं। देखिए, उत्तराधिकारी को सुनिश्चित करने में जो निर्णायक भूमिका निभाते थे वो आपके कौन हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे, क्योंकि ये राजा के निकट संबंधी हुआ करते थे और निकट संबंधी होने के कारण आपके इनका उत्तराधिकार में हस्तक्षेप रहा करता था, ठीक है। जैसे मेवाड़ के महाराणाओं की शाखा से ही आपके चूड़ावत शाखा निकली आपके सलूम्बर की, ठीक है, सक्तावत शाखा निकली है। ये आपके किन से रिलेटेड हैं? सामंत हैं और आपके उनके राज परिवार से संबंधित हैं। लेकिन 3 शब्द और दे रखे हैं, देखिए, चारण और भाट।
ये ज़्यादातर राज परिवार या राजा के दरबार में प्रशंसात्मक काव्य जो होते थे, प्रशंसात्मक काव्य रचना से जुड़े हुए रहते थे, प्रशंसात्मक काव्य रचना से जुड़े हुए आपके रहा करते थे। ठीक है, कहीं कहीं पर आपके इनके द्वारा आपके जो विरुदावली है, विरुदावली को भी आपके रखा जाता था। भूमियाँ हैं, भूमियाँ आपके उस तरह के एक तरह से एक टाइप के जागीरदार हुआ करते थे जिनको सरकार के द्वारा भूमि जागीर अलॉट की जाती थी। और वो आपके क्यों की जाती थी कि किसी गांव की सुरक्षा, ठीक है ना, राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने के पश्चात, बलिदान करने के कारण आपके उसकी एवज में इनको आपके कौन सी भूमि जागीर प्रदान की जाती थी और इन पर इसका वंशानुगत अधिकार होता था। इस पर आपके क्या होता था, वंशानुगत अधिकार। तो ये वंशानुगत जागीरदार के रूप में कौन स्थापित हो जाते थे, भूमि आपके स्थापित हो जाया करते थे। मुतस्सदी से तात्पर्य आपके देखिए मराठी फारसी शब्दावली में एक शब्द होता है मुसद्दी। मुसद्दी आपके बंदरगाह प्रशासन को देखा करता था मुगल काल में, लेकिन ये शब्द आपके कौन सा है, मुतस्सदी। मुतस्सदी आपके एक तरह से विदेश नीति का जो निपुण अफसर हुआ करता था उसको हम क्या कहते थे, मुतस्सदी कहते थे। ठीक है, ये विदेश नीति के निपुण अफसरों में इसका नाम लिया जाता था, नीति में निपुण अफसर। और एक शब्द आपके मैंने बताया क्या हुआ करता था, मुसद्दी हुआ करता था। मुसद्दी बंदरगाह प्रशासन को देखा करता था, मुगल काल में उसका नाम आता है। तो देखिए उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने में आपके जो भूमिका निभाने वाले हैं वो कौन हैं, सामंत हैं। अगली बात देखिएगा, अगला प्रश्न आपके कौन सा है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई। देखिएगा राजस्थान सेवा संघ, इस राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए व्यक्तियों को अगर देखें तो एक तो नाम आता है विजय सिंह पथिक का, विजय सिंह पथिक। एक नाम इससे जुड़ा हुआ रहता है राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। और एक आपके जो शब्द इससे जुड़ा हुआ है हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। इन तीनों के द्वारा 1919 ईस्वी में वर्धा में, और किसकी प्रेरणा से, गांधी जी की प्रेरणा से, गांधी जी की प्रेरणा से किसकी स्थापना की है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहां ट्रांसफर कर दिया गया, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। 1920 ईस्वी में आपके इसका मुख्यालय कहां ट्रांसफर कर दिया गया है, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन एक बात देखिएगा कि राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था। राजस्थान सेवा संघ का रियासतों में चल रहे आंदोलनों को गति प्रदान करना और रियासती जनता तथा शासकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये आपके उद्देश्य किसके थे, राजस्थान सेवा संघ के थे कि भाई इसके जरिए से हम आपके आंदोलनों को तो आगे बढ़ाएं, साथ में आपके रियासती शासकों के साथ भी आपके मेलजोल बना करके रखा जाए। तो आपके 1919 में वर्धा में किसकी स्थापना हुई है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई है। किनके द्वारा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के द्वारा गांधी जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पर अगला है आपके 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन आपके इसके संदर्भ में सही नहीं है, ये हमको आपके यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। नसीराबाद छावनी से, नसीराबाद छावनी से आपके किसकी शुरुआत हुई है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर देखिएगा नसीराबाद छावनी में जो दो अंग्रेज अधिकारी आपके मरते हैं वो आपके कौन हैं, वुड और न्यूबरी, वुड और न्यूबरी।
यहाँ पर आपके इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात आपके पहला और दूसरा कथन आपके क्या है, इसमें सही है। ठीक है, लेकिन आपके देखिएगा खैरवाड़ा छावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट तैनात थी। ठीक है, जोधपुर लीजियन आपके जो रेजिमेंट थी, इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी और इसे एरनपुरा छावनी में, कहाँ पर, एरनपुरा छावनी में नियुक्त किया गया था। यहीं से आपकी इसकी एक सैनिक टुकड़ी को कहाँ पर भेजा गया था, माउंट आबू एक स्थानीय विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था और वहीं पर आपके 21 अगस्त 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा विद्रोह का झंडा बुलंद किया जाता है। ठीक है ना, जो तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां के नेतृत्व में आपके विद्रोह का झंडा बुलंद करते हैं। ठीक है, तो इसका यानी कि सही कौन सा नहीं है, बी। ठीक है, तो हमारे आपके देखिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है कि खैरवाड़ा छावनी में जोधपुर लीजियन नियुक्त थी, जबकि आपकी जोधपुर लीजियन कहाँ नियुक्त थी, एरनपुरा छावनी में। और खैरवाड़ा छावनी जो कि उदयपुर में, यहाँ पर आपके मेवाड़ भीलकोर की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी, मेवाड़ भीलकोर, एमबीसी के नाम से जिसे जानते हैं, उसकी नियुक्ति कहाँ पर थी, खैरवाड़ा क्षेत्र में। देखिए ऐसी कुछ सैनिक टुकड़ियाँ थी हमारे यहाँ पर, जैसे 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया था। शेखावाटी ब्रिगेड का मेजर हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में आपके गठन करके झुंझुनू में उसका मुख्यालय रखा गया था। इसी प्रकार 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन कर उसे एरनपुरा छावनी में रख दिया गया। 1838 ईस्वी में कोटा कंटिंजेंट का गठन किया गया और उस कोटा कंटिंजेंट की जो सैनिक टुकड़ी है उसको आपके कहाँ पर, नीमच में और देवली में नियुक्त किया गया था कोटा कंटिंजेंट को। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ सैनिक टुकड़ियों की स्थापना, एमबीसी की आपके मेवाड़ भीलकोर को खैरवाड़ा छावनी में नियुक्त कर दिया था। अब देखिए क्रांति के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। बिल्कुल सही बात है आपके, कर्नल ईडन, क्योंकि इस समय आपके अगर पॉलिटिकल एजेंटों को देखा जाए तो मॉन्क मैसन आपके कहाँ पर थे, मारवाड़ में थे। ईडन कहाँ पर थे, जयपुर में थे। ठीक है, मौरी जो आपके बर्टन हैं, बर्टन कहाँ पर थे, कोटा में थे। सावर्स कहाँ पर थे कि वो मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में थे। सिरोही में आपके कौन थे, जेडी हॉल थे। मॉरिसन आपके कहाँ पर थे, भरतपुर में। ऐसे कुछ पॉलिटिकल एजेंटों के नाम भी हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से आपके 1857 की क्रांति के संदर्भ में अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो उनमें कौन सा सही नहीं बैठता है कि खैरवाड़ा छावनी में जोधपुर लीजियन नियुक्त थी या तैनात थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित शंकर राव देव समिति के सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शंकर राव देव समिति का गठन आपके 5वें चरण के दौरान, 5वें चरण आपके देखिए 5वां चरण आया था आपके, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है, उनमें 5वां चरण में आपके कब आया है, ये 15 मई 1949 ईस्वी को आया था। ठीक है, हालांकि फरवरी 1949 से ही चारों रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के शासकों के साथ इस बात में बातचीतें होने लग गई थी रियासती विभाग में आपके दिल्ली आमंत्रित करके इनको कि भाई इनको कैसे आपके के यूपी में मिलाया जाए या फिर आपके राजस्थान में मिलाया जाए। ठीक है, इस बात को लेकर के आपके जब चर्चाएं होने लगीं तो धौलपुर महाराजा जो थे, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने आपके क्या किया कि भाई वो कहाँ नहीं मिलना चाह रहे थे कि भाई राजस्थान में मिलने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इस क्षेत्र का आपके देखिए सबसे पहले एक बात और है कि सर्वप्रथम आपके प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया था। प्रथम चरण में आपके किसका गठन किया गया था, मत्स्य संघ का, 18 मार्च 1948 ईस्वी को। अब प्रश्न आपके इसमें 4 रियासतों का विलय किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का। ठीक है, और मत्स्य संघ नाम आपके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम क्या रख दिया गया था, मत्स्य संघ रख दिया गया था। अब एक प्रश्न तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई इन 4 रियासतों को ही पहले एकीकरण क्यों हुआ, क्योंकि आपके यहाँ अलवर और भरतपुर
जो 2 रियासतें थीं इनके प्रशासन को हथिया लिया था भारत सरकार ने। क्यों? अलवर महाराजा तेज सिंह हैं, उन पर आपके महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में लिप्त होने का आरोप लगा था और वहाँ पर आपके एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी, उसका प्रशासन आपके हथिया लिया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इस कारण इनका विलय किया जाना आसान था, क्योंकि 2 रियासतों में तो आपके खुद प्रशासक नियुक्त थे भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मत्स्य संघ का आपके गठन हो गया। अब मत्स्य संघ को मिलाना था कि राजस्थान में मिलाएं कि उत्तर प्रदेश में मिलाएं, तो 15 मई 1949 ईस्वी में आपके मत्स्य संघ का विलय किया गया था राजस्थान में। इसके लिए आपके एक कमेटी का गठन किया गया था जो शंकर राव देव समिति के नाम से जानी जाती है। शंकर राव देव समिति के नाम से जानी जाती है। और इस शंकरराव देव समिति के 2 सदस्य थे, R.K. सिद्धाबा और प्रभुदयाल, श्री प्रभुदयाल। ये आपके कौन सी शंकरराव देव समिति के सदस्य थे। इन समिति के द्वारा जनमत संग्रह के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि भाई इन रियासतों का विलय किसमें कर दिया जाए, राजस्थान में कर दिया जाए। और आपके जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, जो अलवर प्रजामंडल के नेता थे, उनको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और चारों रियासतों का विलय किसमें कर लिया गया, राजस्थान में कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर शंकरराव देव समिति के सदस्यों के नाम पूछें तो कौन कौन से हो गए, R.K. सिद्धाबा और प्रभुदयाल। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, सी, R.K. सिद्धाबा और प्रभुदयाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रजामंडल और उसके गठनकर्ता को हम यहां पर देख रहे हैं कि इनमें से आपके गठनकर्ता के रूप में कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है। क्योंकि देखिए कोटा है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा 1934 ईस्वी में पहले हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और हाड़ौती प्रजामंडल जब राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय नहीं रहा तो 1939 ईस्वी में इनके द्वारा आपके किसकी स्थापना कर दी गई, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई किन्होंने, पंडित नैनूराम शर्मा ने। बाद में आपकी कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व तो आपके अभिन्न हरि के हाथ में चला जाता है। इधर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। इनके साथ आपके नाम जुड़े हुए थे शिवलाल कोटड़िया। शिवलाल कोटड़िया का नाम आपके किनके साथ जुड़ा हुआ है, भोगीलाल पांड्या के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपके देखिए किशनगढ़ प्रजामंडल है, कौन सा, देखिए भोगीलाल पांड्या के साथ एक तो नाम शिवलाल कोटड़िया का जुड़ा हुआ है, साथ में आपके हरदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय भी आपके किनके साथ शामिल थे, भोगीलाल पांड्या के साथ शामिल थे। ठीक है। किशनगढ़ प्रजामंडल में आपके देखिए 1939 ईस्वी में ही कांतिलाल चौथानी के द्वारा किसकी स्थापना कर दी गई है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई। अर्थात आपके देखिए ये किशनगढ़, डूंगरपुर और कोटा तीनों के आपके संस्थापक सदस्य आपके बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन अलवर प्रजामंडल देखिए ऋषि दत्त मेहता का नाम दिया है अलवर प्रजामंडल के। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। जबकि अलवर प्रजामंडल, ऋषि दत्त मेहता आपके यहां पर आंसर कौन से हो जाएंगे, डी आपके, क्योंकि अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में, कब आपकी स्थापना की गई है इसकी, 1938 ईस्वी में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी के द्वारा आपकी किसकी स्थापना की गई है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई है। इन प्रजामंडलों के द्वारा रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की डिमांड की गई थी कि भाई रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ठीक है। और उसी उद्देश्य से प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी, जिसके तहत आपके कोटा, डूंगरपुर, किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़,
ऐसे प्रजामंडलों की स्थापना कहाँ पर हुई है? राजस्थान में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? धीमा, मीरबख्श, काशी और आपके रामलखन चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित हैं? तो देखिए, धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन, इन सभी का संबंध आपके किससे दिखाई देता है? उनियारा शैली से दिखाई देता है, जो कि कहाँ विकसित हुई है? टोंक, उनियारा टोंक में। इस शैली पर जयपुर शैली प्लस बूंदी शैली का प्रभाव आपके दिखाई देता है। जयपुर शैली और बूंदी शैली का प्रभाव हमें आपके किस पर दिखाई देता है? उनियारा शैली पर दिखाई देता है। यहाँ देखिएगा, नाम हमारे बूंदी शैली, चावंड शैली और बीकानेर शैली। बूंदी शैली हाड़ौती स्कूल की शैली है। इसमें प्रकृति चित्रण सर्वाधिक मात्रा में हुआ है, पशु पक्षियों का चित्रांकन सर्वाधिक मात्रा में हुआ है, इसलिए इसको हम आपके और किस नाम से जानते हैं? पक्षी शैली के नाम से भी जानते हैं। इस शैली में अगर चित्रों को देखें तो देखिए, जैसे बहती हुई नदी है, ठीक है, बरसात में नाचता हुआ मोर है, वृक्षों पर फुदकते हुए बंदर हैं, बरसात में वीणा वादन करती हुई स्त्री है। ऐसे चित्र आपके किस में बनाए गए हैं? बूंदी शैली के अंतर्गत बनाए गए। चावंड शैली आपके मेवाड़ स्कूल की ही एक शैली है। कैसे कि जब आपके मेवाड़ का एक तरह से आपके उदयपुर पर जब मुगल आक्रमण हुआ था और महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी और इसके पश्चात आपके चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया था, तो चावंड यानी मेवाड़ शैली का विकास, उदयपुर शैली का विकास आपके किसके रूप में? चावंड शैली के रूप में हुआ। ठीक है, यहाँ पर पोथी ग्रंथों का आपके सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। महाराणा अमर सिंह के समय आपके यहाँ इसका स्वर्णकाल कह सकते हैं महाराणा अमर सिंह के काल को, लेकिन 1615 ईस्वी में जैसे ही मेवाड़ मुगल संधि संपन्न होती है, चावंड शैली पुनः आपके किसका? मेवाड़ शैली के रूप में या उदयपुर शैली के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। बीकानेर शैली जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत है, जिसको मथेरन और उस्ता कलाकारों के द्वारा पल्लवित किया है, इस शैली पर आपके दक्षिण भारतीय शैली का भी प्रभाव आपके अधिक मात्रा में दिखाई देता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई दक्षिण भारतीय शैली का सर्वाधिक प्रभाव आपके राजस्थान की कौन सी शैली पर दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सी शैली है? बीकानेर शैली, क्योंकि बीकानेर के शासकों के द्वारा मुगल शासकों की दक्षिण में सेवाएं अत्यधिक मात्रा में की गई हैं। इसके फलस्वरूप आपके खजूर के वृक्षों का अंकन है और आपके लघु फव्वारों का प्रयोग आपके इस बीकानेर शैली में हमें दिखाई देता है। इस बीकानेर शैली के चित्रकारों की विशेषता थी कि ये अपने चित्रों के नीचे अपना नाम, पिता का नाम और संवत का उल्लेख किया करते थे। ठीक है, तो बीकानेर शैली आपके यहाँ पर, तो देखिएगा उनियारा शैली आपके इसका जवाब है, जो कि आपके टोंक में जयपुर और बूंदी शैली के प्रभाव स्वरूप आपके पल्लवित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपके सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को आपके सूची सेकंड के साथ आपके सुमेलित करना है कि लोक नृत्य और उसका क्षेत्र कौन सा है। लोक नृत्य और उसका क्षेत्र कौन सा है? तो देखिएगा, गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है और डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। खारी मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है, तो लुम्बर जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। लुम्बर कहाँ का? जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो देखिए सुमेलित करें तो आपके 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा आंसर आपके कौन सा हो गया? 2 1 4 3। लेकिन इनके बारे में हम आपके थोड़ा थोड़ा आपको बताएं कि जैसे डांडिया है, डांडिया आपके मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है, मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है और इसमें आपके 10-15 पुरुषों की टोली आपस में आपके छड़ियाँ टकराते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है ना, ये पुरुषों का आपके नृत्य है और मारवाड़ के प्रतिनिधि नृत्यों में आपकी किसकी गिनती की जाती है? डांडिया की जाती है। गीदड़ नृत्य है, शेखावाटी का आपके प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें आपके क्या है कि होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा इस गीदड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। डांडा रोपण के साथ ही आपके प्रहलाद की स्थापना के साथ ही गीदड़ नृत्य की शुरुआत हो जाती है और इसमें जो आपके पुरुष स्त्री का, यानी कि चूंकि ये पुरुषों का है, पुरुषों का ही आपके क्या है? नृत्य है, लेकिन इसमें जो पुरुष आपके स्त्री का स्वांग रखते हैं, स्वांग आपके यानी स्त्री का रूप धारण करते हैं, उन्हें आपके क्या कहा जाता है?
गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। तो गीदड़ नृत्य आपके कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हो गया? शेखावाटी का। ठीक है। खारी नृत्य आपके कहाँ का है? मेवात का। तो मेवात में आपके देखिए इसको रतवई नृत्य भी कह सकते हैं। कौन सा? रतवई नृत्य। ये आपके मेव स्त्रियों का, मेव महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मेव महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खारी, जिसको रतवई नृत्य के रूप में भी हम देख सकते हैं। और लुम्बर नृत्य है। लुम्बर नृत्य आपके होली के अवसर पर जालौर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ये आपके कौन सा? होली के अवसर पर होता है। होली के अवसर पर चंग नामक वाद्य का प्रयोग भी है इसमें, और महिलाओं का आपके नृत्य है। ज़्यादातर लोक नृत्यों में हमें आपकी यही चीज़ ध्यान रखने पड़ती है कि भाई कौन सा नृत्य किस स्थान पर हो रहा है। ठीक है। और ये पुरुषों का नृत्य है या स्त्रियों का नृत्य है या युगल नृत्य है। ठीक है। किस तरह का नृत्य है आपके, इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा आंसर आपके यहाँ पर कौन सा हो गया? 2, 1, 4, 3। डांडिया मारवाड़ में, गीदड़ शेखावाटी में, खारी कहाँ है? मेवात में, और आपके लुम्बर नृत्य कहाँ पर है? जालौर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिएगा, लोक देवताओं का टॉपिक है। लोक देवताओं से संबंधित आपके लोक देवता उन महान पुरुषों को कहा जाता है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत वीरता के बल पर आपके समाज में पूजनीय स्थान प्राप्त किया है। वो आपके क्या हैं? लोक देवता है। इन लोक देवताओं में हमको 4 लोक देवताओं के नाम दिए गए हैं, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, देवनारायण जी। हालांकि कामड़िया पंथ की शुरुआत आपकी किनके द्वारा की गई है? रामदेव जी के द्वारा की गई है। लेकिन देखिएगा, ये देवता किसी ना किसी दैविक अलौकिक शक्ति के अवतार के रूप में पूजे गए हैं। जैसे पाबू जी को आपके किनका? भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना गया है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार किनको माना गया है? पाबू जी को माना गया है। रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है। कृष्ण का अवतार आपके कौन हैं? रामदेव जी हैं। ठीक है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु का अवतार आपके किसको माना गया है? देवनारायण जी को माना गया है। अगर इनके स्थान देखें तो देखिए, कोलुमंड में आपके किनका स्थान है? पाबू जी का स्थान है। कोलुमंड फलौदी जोधपुर में। रामदेव जी का आपके कहाँ पर है? रूणेचा, रामदेवरा, जैसलमेर में आपके इनका प्रमुख स्थान या प्रमुख मंदिर स्थित है। हरबू जी का आपके कहाँ पर है? बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में इनका प्रमुख स्थान स्थित है। देवनारायण जी का कहाँ पर है? आसींद भीलवाड़ा में। आसींद भीलवाड़ा में आपके इनका प्रमुख स्थान स्थित है। ठीक है। अब इनके आपके यहाँ पर मेले का आयोजन देखें तो 3 प्रमुख लोक देवता यहाँ पर पाबू जी, रामदेव जी और देवनारायण जी के आपके मेले अगर यहाँ देखें तो कोलुमंड में आपके चैत्र अमावस्या को पाबू जी राठौड़ के मेले का आयोजन किया जाता है कोलुमंड में। ठीक है ना। कोलुमंड में आपके किनका? पाबू जी के आपके मेले का आयोजन किया जाता है। इधर रामदेवरा, जो रुणेचा में आपके रामदेवरा में रामदेव जी की श्रद्धा में आपके जिस मेले का आयोजन किया जाता है, वो मेला आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक भरता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक आपके कौन सा है? देखिए, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक आपके किनका मेला भरा है? रामदेव जी का। इस मेले का अगर मुख्य आकर्षण देखें तो आपके कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है वो इस मेले का मुख्य आकर्षण है। और साथ में आपके देखिए, कामड़िया पंथ की भी इन्होंने ही शुरुआत की है। और साथ में इसका अगर विशेषता देखी जाए तो ये जहाँ हिंदुओं में आपके कृष्ण के अवतार के रूप में पूजनीय हैं, वहीं मुसलमानों में रामसा पीर के नाम से पूजनीय हैं। इसलिए इनका मेला सांप्रदायिक सौहार्द की विशेषता को अपने में समाहित किए हुए है। हरबू जी हैं, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे आपके हरबू जी। इनका बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में क्या है? इनका मंदिर स्थित है, जहां हरबू जी की गाड़ी की पूजा श्रद्धालु करते हैं। हरबू जी की
गाड़ी की पूजा आपके श्रद्धालुओं के द्वारा की जाती है। ऐसा बताते हैं कि बीमार पशुओं को हड़बू जी अपनी गाड़ी में आपके हरी घास भर भर करके आपके उनको खिलाया करते थे। रामदेव जी के जो समाज सुधार के कार्य हैं उनमें भी हड़बू जी के द्वारा आपके महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। देवनारायण जी जो आसींद भीलवाड़ा में हैं, इनके स्थान आपके देखें कि आसींद भीलवाड़ा के अतिरिक्त देवमाली ब्याबर जहाँ इन्होंने अपनी ध्येय त्यागी थी, ठीक है, देव डूंगरी पहाड़ी है, ठीक है, और एक देवधाम जोधपुर या निभाई टोंक में आपके किनका स्थान है, देवनारायण जी का। लेकिन इनका प्रमुख स्थान आपके कहाँ पर है, आसींद भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद माह की षष्ठी और सप्तमी को आपके इनका मेला भरता है। भाद्रपद माह की षष्ठी और सप्तमी को किनका मेला भरता है, देवनारायण जी का मेला भरता है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, ये हमको प्रश्न पूछा गया था, जिसकी स्थापना आपके रामदेव जी के द्वारा की गई थी, जिन्हें रामसा पीर रुणेचरा धनी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं कामड़िया पंथ में कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो 13 ताली नृत्य आपके किया जाता है, इस मेले के अवसर पर, आपके रामदेव जी के मेले के अवसर पर, वो आपके इस मेले का या रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, राजस्थान के किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, डिग्गी कल्याण जी का मेला है, डिग्गी कल्याण जी का मेला है, जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है। ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, ठीक है। एक आपके कौन सा, देशनोक का करणी माता का मेला है, ठीक है, ये आपके नवरात्रों में भरता है। चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्रे हैं उनमें आपके कौन सा मेला भरता है? करणी माता का मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपके कौन सा मेला है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है अपना कोलायत में कपिल मुनि का मेला है। हमारे लिए प्रश्न दिया गया है कि भाई बैलगाड़ी मेले के नाम से किसे जाना जाता है? कार्ट फेयर के नाम से। तो वो आपके कौन सा है? चाकसू का शीतला माता का मंदिर जो मेला है वो है आपके, जो चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी, चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को भरता है। आपके मुख्य मेला आपके चैत्र कृष्णा अष्टमी को रहता है, ठीक है। बास्योड़ा आपके शीतला माता की जो यहाँ पर भोग लगाया जाता है वो बास्योड़ा से लगाया जाता है, बासी भोजन होता है उससे भोग लगाया जाता है। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित अवस्था में पूजा की जाती है। इनका पुजारी कुम्हार, सवारी, गधा, ठीक है। सील की डूंगरी पहाड़ी आपके जो चाकसू में स्थित है, वहाँ पर शीतला माता का मंदिर आपके स्थित है चाकसू में, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रश्न देखिएगा, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल आपके जो पुस्तकें हैं वो हमको कैसी पूछी जा रही हैं कि जो आधुनिक रचनाकार हैं उनकी पुस्तकों का आपके हमको नाम पूछा जा रहा है ज़्यादातर आपके, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में दिया गया है कि भाई निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आभय पटकी, नथमल जोशी की आपके पुस्तक का नाम लिया गया है कि आभय पटकी आपकी किसकी पुस्तक है? नथमल जोशी की, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1956 ईस्वी में आभय पटकी नामक आपके जो उपन्यास है उसकी रचना किनके द्वारा की गई थी? नथमल जोशी के द्वारा की गई थी। इनकी जो ये उपन्यास है आभय पटकी, इसमें विधवा विवाह की जो समस्या है, विधवा विवाह की समस्या का खुलासा इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके नथमल जोशी की और उपन्यास देखी जाए तो एक बीननी दो बींद, एक बीननी दो बींद, दो बींद आपके किनकी प्रसिद्ध आपके उपन्यास है? नथमल जोशी की। तो ये तो आपकी सुमेलित है। आभय पटकी 1956 में आपके इनके द्वारा उपन्यास की रचना कर दी गई थी, ठीक है। तो नथमल जोशी। अब देखिए, एक आपके नाम आता है रिंदरोही।
कौन सी उपन्यास है? रिंदरोही। अर्जुन देव चारण की आपकी रचना है रिंदरोही। ठीक है, अर्जुन देव चारण के द्वारा रिंदरोही के अतिरिक्त एक आपके प्रसिद्ध रचना और रची गई, घर तो एक नाम है भरोसेरो। घर तो एक नाम है भरोसेरो। घर तो एक नाम है भरोसेरो। ये भी रचना आपकी किसकी? अर्जुन देव चारण की ही है। तो रिंदरोही, घर तो एक नाम है भरोसेरो की रचना आपके किनके द्वारा की गई है? अर्जुन देव चारण के द्वारा। मीझर जो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। मीझर रचना आपकी किनकी है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया, जिनका जन्म आपके कहाँ हुआ था? जन्म आपके 1919 ईस्वी में सुजानगढ़ चूरू के हैं। 1919 में सुजानगढ़ चूरू में आपके कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था। इनके द्वारा एक रचना रची गई थी पाथल और पीथल। पाथल और पीथल, जिसमें पाथल तो आपके कौन हैं? महाराणा प्रताप हैं, और पीथल आपके कौन हैं? पृथ्वीराज राठौड़ हैं, बीकानेर के आपके रायसिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने बेली किशन रुक्मणी री की रचना की थी। अगर मीझर के अतिरिक्त आपके इनकी और रचनाएं देखी जाएं, जो और फेमस रचनाएं हैं, तो उनमें नाम आता है लीलटास का, और एक रचना आती है आपके हेमाणी। कौन सी रचना है? हेमाणी। तो मीझर, लीलटास, हेमाणी, पाथल पीथल, ये सब आपके किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ये सी ही आपके सुमेलित नहीं है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विजयदान देथा को आपके यहाँ पर सुमेलित किया गया है। विजयदान देथा जो आपके किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। विजयदान देथा आपके किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये भी आपके राजस्थान के प्रसिद्ध आपके लेखकों में रहे हैं, जिनके आपके बातारी फुलवारी, कौन सी रचना है इनकी? बातारी फुलवारी नामक रचना को कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। विजयदान देथा जो बोरुंदा से आपके संबंध रखते हैं, इनकी रचना आपकी कौन सी है? बातारी फुलवारी। इस बातारी फुलवारी नामक जो रचना है, इस रचना को आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए हरीश बदाणी की पुस्तक आपके, या इनकी रचना कौन सी है? बाथा में भूगोल। बाथा में भूगोल बिल्कुल सही है। आपके हरीश बदाणी ने आपके बाथा में भूगोल, सपन की गली और पितृकल्प जैसी रचनाओं को लिखा है। एक और आपकी रचना इनकी देख सकते हैं हम, सपन की गली। सपन की गली, और एक रचना कौन सी? पितृकल्प को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी देखिएगा कि पुस्तकों को यानी ग्रंथ और उनके रचनाकारों को देखा है, तो हमने बताया कि भाई नथमल जोशी के द्वारा आभे पटकी की रचना की गई है 1956 ईस्वी में, जिसमें विधवा विवाह की समस्या है उसको उठाया है। इनकी एक और आपके प्रसिद्ध रचना है एक बीननी दो बीन। एक बीननी दो बीन आपकी रचना है। रिंदरोही और घर तो एक नाम है भरोसेरो, ये आपके अर्जुन देव चारण की रचनाएं हैं। मीझर रचना आपके किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। मीझर के साथ कन्हैयालाल सेठिया ने आपके लीलटास है, हेमाणी है और पाथल पीथल है, ऐसी रचनाओं को लिखा है। सुजानगढ़ चूरू के आपके ये निवासी थे। वहीं पर 1919 ईस्वी में आपके जन्म हुआ था किनका? कन्हैयालाल सेठिया का। मीझर से आपके किसको? विजयदान देथा को मिलवाया था। इस कारण आपके क्या है? यही आंसर हमारा हो जाता है। विजयदान देथा आपके जो बिज्जी के नाम से मशहूर हैं आपके, और ये आपके बोरुंदा जोधपुर के निवासी इनकी रचना है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी को आपके यहाँ पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हालांकि विजयदान देथा की रचनाओं में आपके तीड़ोराव का भी नाम आता है, और एक तीड़ोराव का नाम आपके विजयदान देथा की रचनाओं में आता है। ठीक है, मारो बादलो भी आपके नाम आता है। ठीक है, बाथा में भूगोल आपके हरीश बदाणी की रचना है। इसके अतिरिक्त आपके
सपन की गली आपकी इनकी रचना है, सपन की गली, और पितृकल्प भी आपकी इनकी रचनाओं में से एक मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप, जो इस एग्जाम में हमको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग के लिए या गढ़ के लिए ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड ने कहा था कि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश अगर उन्हें की जाए तो वो किसको लेंगे आपके, तो इस गढ़ को वो इस जागीर के लिए चुनेंगे। ठीक है ना, इसके आपके लिए कौन से दुर्ग के बारे में ये कहा गया था, तो वो आपके भैंसरौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, भैंसरौड़गढ़ दुर्ग है। इसके लिए कर्नल टॉड ने आपके कहा था ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और चंबल और बामनी नदियों के संगम पर 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ आपके ये दुर्ग है, जिसके बारे में कर्नल टॉड ने आपके इस बात को कहा था कि अगर उन्हें कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वो आपके इस दुर्ग को जागीर के लिए चुनेंगे। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग आपको पता ही है, आपके महाराणा कुंभा के द्वारा आपकी अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है कुंभलगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग, जिसका निर्माण आपके राव जोधा के द्वारा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करवाया था, और मयूर आकृति के कारण ये दुर्ग मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और अपनी विशालता के कारण ये मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ आपके दुर्ग 2 हैं, एक तो तारागढ़ कहाँ पर है, बूंदी में है। ठीक है, और एक आपके कहाँ पर है, अजमेर में है। एक कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर में आपके जो अजयमेरु दुर्ग है उसी को हम आपके तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, बूंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्रश्न देखिएगा, पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध आपके किस क्षेत्र से रहा है। पंडित झाबरमल शर्मा, देखिएगा 1888 ईस्वी में पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म आपके जसरापुर खेतड़ी राजस्थान में हुआ था। इन पंडित झाबरमल शर्मा की अगर हम बात किया करें तो इनका जन्म आपके 1888 ईस्वी में कहाँ पर हुआ है, जसरापुर में। जसरापुर में खेतड़ी राजस्थान में आपके इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हो रहा है, ये पंडित झाबरमल शर्मा का। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके अतुलनीय योगदान किनका है, पंडित झाबरमल शर्मा का है। इनके द्वारा देखिए राजस्थान और नेहरू परिवार नामक पुस्तक की भी रचना आपके इनके द्वारा की गई है। राजस्थान और नेहरू परिवार नामक पुस्तक की भी रचना की गई है इनके द्वारा, और इन्हीं पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा इसका कलकत्ता समाचार का जो दैनिक समाचार पत्र था कलकत्ता समाचार, उसका प्रकाशन किया गया। कलकत्ता समाचार का प्रकाशन आपके किनके द्वारा, पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा किया गया है। दैनिक समाचार पत्र था, और इसी आपके दैनिक समाचार पत्र में इन्होंने रॉलेट एक्ट का जो 1919 में पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट का विरोध के स्वर आपके इसमें दिखाई दिए। रॉलेट एक्ट का विरोध आपके इसमें समाचार पत्र में किया था, और इसी कारण गवर्नर की ओर से आपके इनको धमकी भी प्राप्त हुई थी कि ऐसा करना आपके बंद कर दिया जाए, वरना सभी मारवाड़ियों को उनके मूल स्थान पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में भी स्वर आपके किनके द्वारा, पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्रश्न हम यहाँ पर देखें तो शायद अंतिम प्रश्न है ये हमारा इस आपके RS प्री का जो चैरिटी टेस्ट है उसका, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए व सत्यकूट का चयन कीजिए। मैंने बताया आपके सत्यकूट का चयन करना, आपके ये प्रश्न थोड़े आसान प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। जैसे पर्यटन स्थल को आपके जिले से सुमेलित करवाया है कि कौन सा पर्यटन स्थल आपके किस जिले में स्थित है। सोनी जी की नसियाँ अजमेर के आपके प्रसिद्ध हैं, दिगंबर जैन मंदिर हैं, भगवान आदिनाथ को समर्पित हैं आपके सोनी जी की नसियाँ। लाल जो करौली का लाल पत्थर है, ठीक है ना,
करौली के लाल पत्थर से आपके निर्मित होने के कारण जो सोनी जी की नसियां हैं इन्हें लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब रानी भटियाणी का मंदिर है, जिन्हें आप रानी भटियाणी का मंदिर आपके कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ठीक है ना। तो रानी भटियाणी लोक देवी के नाम से आप लोक देवी के रूप में यहाँ पर पूजनीय हैं, जिनका वास्तविक नाम आपके देखें तो क्या है? स्वरूप कंवर है। क्या नाम है? स्वरूप कंवर है। और इनका विवाह जसोल के राव कल्याणमल के साथ हुआ था। राव कल्याणमल के साथ आपके जो जसोल के हैं उनके साथ हुआ था। इन्होंने समय समय पर आपके पर्चे दे करके भलाई के कार्य जो आपके जनता की आपके भलाई के कार्य हैं उनको आपके संपादित किया है और लोक देवी के रूप में पूजनीय हुई हैं। तो रानी भटियाणी का मंदिर आपके कहाँ पर? बाड़मेर में है। तालाबे शाही आपके कहाँ पर है? धौलपुर में। और भवानी नाट्यशाला आपके कहाँ पर है? झालावाड़ में। इस तरह आपके आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? 1 4 2 3 1 4 2 3 ए, यही हमारा आंसर आपके यहाँ पर बन जाता है। देखिएगा इस तरह लगभग आपके ये 15-20 क्वेश्चन आपके लगभग प्रत्येक एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान इतिहास और संस्कृति से हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। राजस्थान इतिहास और संस्कृति का राजस्थान में आयोजित होने वाले लगभग सभी एग्जामों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आपके इसके अध्ययन पर हमें विशेष बल देना चाहिए और अपनी संस्कृति से हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके टॉपिक कोई भी टॉपिक आपके हम लेकर के शीघ्र ही आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।